नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे और बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, क्लियर, और हिंदी का स्थान बोलने की दृष्टि से विश्व में कितने नंबर पर है और हिंदी किस प्रकार आगे बढ़ी और हिंदी का जो काल है कैसे कैसे विभाजित हुआ है और हिंदी के कुछ प्रमुख लेखक और हिंदी के इतिहास से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो आइए एकदम धैर्य के साथ, एकदम एंजॉय करते हुए और एकदम उत्सुकता से क्लास को आप देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उन्हें हिंदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त हो, क्लियर। और मुझे डिजिटली सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने व्हाट्सएप पर अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और पढ़ सकें, क्योंकि ज्ञान पास रखने से बढ़ता नहीं है, ज्ञान को जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है उतना ही ये बढ़ता है। तो कृपया आप हमें डिजिटली सपोर्ट करने के लिए इस हमारे चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसको देखें और आगे ज्ञान ऐसे ही पाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिका। हिंदी भाषा के इतिहास की संपूर्ण जानकारी आज आप ले रहे हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक हम उठाते हैं भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन। ये हिंदी है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये हमारी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज, क्लियर। इसी में हम पले बढ़े हैं और आपको पता ही होगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, क्लियर। तो इस प्रकार हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। और लेकिन इस समय हिंदी की क्या दशा है आपको अच्छी तरह पता है, अभी जानेंगे आगे और इसके बारे में फिलहाल समझिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एक एक टॉपिक पर हम कवर करेंगे, लेकिन क्या इसके पहले, इस क्लास को देखने से पहले, क्या आपने कभी सोचा है बैठकर हिंदी एक भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो क्या आपने कभी सोचा सोते या जागते हुए, नींद में या विदा, जब नींद में नहीं थे तब भी, क्योंकि कुछ लोग सपना भी देखते हैं ना। आप लोग सपना कभी देखे हो या हकीकत में कभी सोचे हो कि हिंदी आखिर है तो हिंदी का विकास हुआ कैसे? ग्रेजुअली अर्थात धीरे धीरे हिंदी का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और हिंदी धीरे धीरे विकसित हुई। और कैसे हुई इसके बारे में अभी आप जिज्ञासु रहिए, धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि पहले बता देंगे तो आप वीडियो स्किप करके भाग जाएंगे या वीडियो आप स्टॉप करके तुरंत भाग जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, समझिए और मजा लेते हुए क्लास डेली करते रहिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं हिंदी का जो इतिहास है। हिंदी का जो इतिहास है हजारों वर्ष पुराना है, क्लियर। हिंदी का जो इतिहास है क्या है? हजारों वर्ष पुराना है। क्या आपने हिंदी के बारे में इससे ज्यादा कुछ जाना है? नहीं जाना है तो आइए जानिए। आज हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति, कालखंड, विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में। बीत गया इतना जमाना, आपने हिंदी के बारे में क्या क्या जाना? यदि जाना तो कल पढ़कर आना, क्योंकि इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन हमें अभी और है लाना और है बताना। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने प्रश्नों को आपसे कहा आप उस प्रश्नों पर अमल करिए। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। यदि सोचे हैं तो आपको हम नमस्कार करते हैं कि आप हिंदी भाषा के बारे में कुछ जाने, कुछ जानते हैं, कुछ जानते थे, लेकिन उतनी गहराई से जानते थे अभी आपको क्लियर होगा। यदि आप उतनी गहराई से भी जानते थे, यदि आपको पहले पता था ये जानकारी, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे पहले से पता था। यदि नहीं पता था तो आप एकदम ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक बताइए कि हाँ मैं पहले नहीं जानता था और आपका वीडियो देखकर मैंने जाना है, क्लियर। तो आइए अब बढ़ते हैं एक एक टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई।
हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हिंदी है ये इंडो आर्यन, हिंदी क्या है? इंडो आर्यन अर्थात भारोपीय। इंडो आर्यन का हिंदी, इंडो आर्यन जो है इंग्लिश है, इंडो आर्यन क्या है? इंग्लिश है। इसका हिंदी क्या होगा? भारोपीय। ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी है भारोपीय। ये हिंदी इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक प्रमुख शाखा है। इंडो आर्यन क्या है? भाषा परिवार की एक शाखा है। कौन? हिंदी। क्लियर? अब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? जैसा कि आपको पता है, भारतीय संस्कृति में यानी पूरे भारतीय सभ्यता में भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, इसमें सबसे प्राचीन भाषा यानी कि हमारे देश की, या तो कहें अगर तो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आपको अच्छी तरह पता है, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं आदि भाषा भी कह सकते हैं। आदि माने क्या होता है? प्राचीन। आदि भाषा, प्राचीन भाषा एकदम। ये क्या है? देववाणी है। संस्कृत भाषा क्या है? देववाणी है। ये देवताओं की भाषा है। क्लियर? तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, अर्थात सबसे प्राचीन जो भाषा है उसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन धीरे धीरे स्लो मोशन में हुई है। क्लियर? कैसे हुई है? जैसे कोई बच्चा जन्मता है, धीरे 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 वो उसकी आयु बढ़ती है और 18 साल का हो जाता है, ठीक, और अंततः युवा अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार हिंदी धीरे धीरे संस्कृत भाषा से विकसित हुई है, लेकिन कैसे कैसे और हुई है? ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल में संस्कृत से पाली बना। संस्कृत से पहले सबसे पहले प्राचीन भाषा कौन सी थी? सबसे पहले हमारी संस्कृति में कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृति के बाद कौन आया भाषा? पाली। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है। क्लियर? पाली के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत याद रखिएगा। और उसके बाद फिर अपभ्रंश भाषा आई, कुल खिचड़ी मिलान। उसके बाद और भाषाएं बनी, और उसके बाद आई सौरसैनी। कौन भाषा आई? सौरसैनी। और सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ? आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत से अपभ्रंश, सौरसैनी भाषा से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में ये पूछा जाता है हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है? तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत से अपभ्रंश, सौरसैनी, उसके बाद लास्ट में क्या आता है? आधुनिक हिंदी। क्या आता है? आधुनिक हिंदी। क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ध्यान से सुनिए और समझते रहिए आप लोग। अब बात करते हैं हिंदी के विकास के 4 प्रमुख काल कौन कौन से हैं। हिंदी के विकास के 4 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? तो 4 प्रमुख काल यहां पर हैं। पहला आदिकाल है, आदिकाल। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल। तीसरा क्या है? रीतिकाल है। और चौथा क्या है? आधुनिक काल है। यानी कि आदिकाल को विरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल या विरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी जो हिंदी भाषा है, इसके विकास के इतिहास को 4 पार्टों में बांट सकते हैं। यानी हिंदी का जो काल है इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। क्लियर? कौन कौन सा? आदिकाल या विरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डेट्स हैं, ये डेट मेनी हेड्स मेनी माइंड्स, अपना अपना डफली, अपना अपना राग, क्योंकि अलग अलग जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने इस काल को अपने अपने ढंग से अलग अलग माना है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि बहुत से जो साहित्यकार होते हैं उनके जन्म और मृत्यु का जो डेट होता है अलग अलग साहित्यकार उसे अलग अलग ही मानते हैं। क्लियर? इस प्रकार ये जो काल, जो समय है, जो टाइम पीरियड है, ये सभी बुक्स में अलग अलग है। आप ध्यान दीजिएगा, एक मोटा मतलब ये नियर अबाउट यहाँ पे डेट हम आपको बता रहे हैं। आदिकाल, ध्यान दीजिएगा, आदिकाल कौन सा काल है? ये प्राचीन काल, जब राजा महाराजाओं का काल था। ये कहाँ शुरू होता है? 1050 से 1350 ईस्वी। 1050 से 1350 ईस्वी का काल क्या कहलाएगा? आदिकाल। हमने आपको पहले बताया है क्या है, लगभग है, आप ध्यान दीजिएगा। और कहीं कहीं इस प्रकार है 743 से 1343, ये है 1343 से 1643, 1643 से 1843,
और 1843 से अब तक। ये क्लियर, ये ऐसे, ये है आदिकाल है वीरगाथा काल, ये रहेगा भक्ति काल, ये रहेगा रीति काल, और ये है आपका आधुनिक काल। इसमें भी कहीं का 1900 भी लिखा है, इसी को इसलिए 1900 बनाया गया है। इस प्रकार ये जो है यह भी चलता है, यह भी काल विभाजन है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये नोट किया गया, ध्यान दीजिएगा, दोनों आप याद रखिएगा, यह भी और यह काल भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। क्लियर है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। और इसमें देखिए, इस वाले में शुरुआती काल भी है जब धीरे धीरे हिंदी भाषा विकसित हो रहा था तब का है, और इस जो सन यहाँ पे लिखा गया है इसमें जब एकदम विकसित हो गया है तब से लेकर तब का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आदिकाल, आदिकाल क्या है, तो सबसे जो प्राचीन काल है वही है आदिकाल। इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को क्या बोलते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। और इस काल में क्या हुआ है, वीर रस से ओतप्रोत साहित्य की रचना हुई है। वीर रस में राजाओं का गुणगान किया गया है। वीरगाथा काल में क्या हुआ है, वीर रस में राजाओं का गुणगान हुआ है, युद्धों का पूरा वर्णन है। तो वीर रस से ओतप्रोत साहित्य की रचना किसमें हुई, आदिकाल में हुई। और प्रमुख काव्य कौन सा, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल 1350 से 1700 ईस्वी तक है लगभग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1343 से 1645 तक का भी काल है। ये दोनों काल होता है, कुछ इसको स्वीकार करते हैं और कुछ साहित्यकार इसको स्वीकार करते हैं। तो हमने बताया ना, ये लगभग सन है, आप ध्यान रखिएगा। क्लास 9th और 10th की बुक्स में आपको यही मिलेंगे, क्लास 9th और 10th की बुक में आपको यही मिलेंगे, और ये थोड़ा हायर एजुकेशन के लिए है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप दोनों याद रखिएगा। वैसे ये सन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लगभग नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन रचनाएं ये और साहित्य जो काल है उस काल की क्या विशेषता थी ये जरूर आता है। क्लास 9वीं और 10वीं में, 11वीं और 12वीं में ये आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो भक्ति काल क्या है, भक्ति काल वही है जब भक्ति आंदोलन हमारे देश में शुरू हो रहे थे। जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तब का काल क्या था, भक्ति काल था। और 1350 से 1700 ईस्वी, या कह सकते हैं 1343 से 1643 तक का काल क्या था, भक्ति काल था। और ध्यान रखिएगा, इस भक्ति काल का कारण क्या था, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्त लोग क्या किए, भक्ति आंदोलन किए, ईश्वर की पूजा महत्ता पर बल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और भक्ति काल दो प्रमुख धाराएं हैं, भक्ति काल की क्या हैं, दो प्रमुख धाराएं हैं। पहला है सगुण भक्ति शाखा। पहला कौन सा भक्ति काल में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, सगुण में कौन कौन से आ जाएंगे, सगुण भक्ति में कौन कौन आ जाएंगे, तो राम और कृष्ण को मानने वाले जो थे, राम कृष्ण को मानने वाले कौन थे, जो थे वो सगुण भक्ति में आ जाएंगे। तो मीराबाई थी, तुलसीदास जी थे, मीराबाई, तुलसीदास, ये सभी कैसे भक्त थे, ये सगुण भक्ति करने वाले भक्त थे। क्लियर, और ये राम और कृष्ण अपने अपने भगवानों की, इष्ट देवों की आराधना करते। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं निर्गुण भक्ति क्या थी, तो निर्गुण भक्ति क्या थी, ये निराकार ईश्वर को मानते थे, अर्थात ईश्वर निराकार, इसका ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये सब इसको मानने वाले थे। ध्यान दीजिएगा, तो निर्गुण भक्ति में कौन कौन आते थे, कबीर दास, रहीम दास। क्लियर, कबीर, रहीम, बोधा, ये सभी किसमें आते थे, कबीर, रहीम, ये निराकार ईश्वर को मानने वाले में आते थे। क्लियर, और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो थे, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, ये दो शाखाएं इनकी भी निकली हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो कबीर दास हैं। कबीर किस प्रकार की शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीर दास। कवि कबीर दास साखी शबद रमैनी इनकी रचना है, और इनकी रचनाओं का संग्रह इनके शिष्यों ने बीजक के नाम से किया है। ठीक है, तो बीजक किसकी रचना माना जाएगा, कबीर की। कबीर के विचारधाराओं को बीजक में संकलित किया गया है। तुलसीदास क्या हैं, तुलसीदास भक्ति काल के विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। तुलसीदास क्या हैं, भक्ति काल के विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। किसकी रचना की है, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की है। बरवे रामायण की भी इसने रचना की है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण और रामचरितमानस जैसी विश्व प्रसिद्ध रचना
जो साहित्य है उसकी रचना किसने की? तुलसीदास ने की। और जानते हैं आप हनुमान चालीसा भी तुलसीदास ने ही रचा था, ध्यान दीजिएगा। सूरदास किसके उपासक थे? तो ध्यान दीजिएगा कृष्ण के उपासक थे। और मीराबाई किसकी उपासक थी? तो मीराबाई किसको मानने वाली थी? कृष्ण को मानने वाली थी, कृष्ण भक्तिन थी। सूरदास कृष्ण के भक्त थे, क्लियर। और तुलसीदास राम के भक्त थे। और वहीं कबीरदास क्या थे? कबीरदास क्या थे? ज्ञान मार्गी थे, क्लियर। इस प्रकार रसखान भी थे, रसखान कृष्ण को के भक्त थे, ठीक है, जिसने प्रेम वाटिका लिखा है। तो अब हम बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये रीतिकाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का काल रीतिकाल कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसको 1643 से 1843 तक का भी काल चलता है, दोनों काल चलता है, ध्यान रखिएगा। कुछ साहित्यकार इसको स्वीकार करते हैं, कुछ साहित्यकार इसको, तो दोनों क्या है? लगभग हैं, आप चिंता मत करिएगा, ये सन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिलहाल आप ध्यान रखिएगा। तो रीतिकाल क्या है? भक्ति काल के बाद जो काल चला था वो क्या है? रीतिकाल है, ठीक। रीतिकाल रीतिबद्ध और रीति मुक्त दो प्रकार के शाखाओं में बटा। और इसमें क्या क्या था? दरबारी काव्य और श्रृंगार रस का युग था। ये दरबारी काव्य था, राज दरबार में रह करके कवि लोग काव्य की रचना करते थे। और श्रृंगार रस का युग था, इसमें श्रृंगार रस में खूब रचनाएं रची गई, क्लियर। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कवि कौन से हैं? तो बिहारी किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास, भूषण, केशवदास और बिहारी, ये किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं, आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 ईस्वी से वर्तमान तक का काल आधुनिक काल कहा जाता है। और इसको 1843 से अब तक भी कह सकते हैं, 1843 से अब तक, ये अभी लगभग में है। क्या है? ये अभी लगभग में, आप याद रखिएगा। 9वीं 10 की बुक में ये दिया है, बाकी और हायर एजुकेशन के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, ये लगभग चलेगा। उसी किताब में भी 1900 भी दिया, तो आप परेशान ना होइएगा। अब बात करते हैं आधुनिक काल के क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक जो काल है उसमें क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें राष्ट्रभक्ति का उदय हुआ, समाज सुधार हुआ और यथार्थवाद का उद्भव हुआ। राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार और यथार्थवाद अपने चरम पर पहुंचा किस काल में? आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में ही भारत को आज़ादी भी मिली। और आधुनिक काल में ही क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध भी हुए, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुए हैं, और वैश्वीकरण की नीति भी आई। तो इस प्रकार ये आधुनिक काल क्या है? देशभक्ति का काल है, जिसमें लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का चेतना का उदय हुआ, जिससे भारत की आज़ादी में नायकों ने अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं आधुनिक काल के कवि और लेखक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1850 में किनका जन्म होता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे हम अब कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र चौधरी था। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है? हिंदी गद्य साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका मूल नाम हरिश्चंद्र चौधरी था और इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली थी, क्लियर। और 35 वर्ष की उम्र में यहाँ पे देखिएगा 1885 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। किनकी? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1885 में मृत्यु हुई। 35 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हुआ और इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी गद्य साहित्य के जनक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार 1850 से इस बीच में इन्होंने अपना साहित्य लेखन किया, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। तो इसलिए जो साहित्यकार हैं 19 से वर्तमान तक के काल को मानते हैं, थोड़ा आगे चल करके। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब कहाँ होता है? इसी काल में होता है, ध्यान दीजिएगा। जब ये काल शुरू होता है उसके पहले ही। और प्रमुख लेखक कौन कौन से आधुनिक काल के? तो मुंशी प्रेमचंद्र, गोदान गबन, इनकी रचना है। महादेवी वर्मा जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है भारत का। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद कामिनी महाकाव्य के लेखक। इसके साथ साथ मैथिली सरलगुप्त, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, क्लियर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र,
ये सभी गिरिजा कुमार माथुर, अशोक वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रमुख लेखक हैं। कहाँ के? आधुनिक काल के। आधुनिक काल के प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, हिंदी साहित्य को एकदम आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ध्यान से सुनिए, समझिए। आपको पता है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, एग्जाम में पूछा जाएगा, ही 343 के तहत हुआ। आर्टिकल 343 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यही कारण है कि हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। यही कारण है कि 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हम हिंदी दिवस मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को ही भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारा गया। तो भारत की राजभाषा के रूप में कौन भाषा हुई? हिंदी स्वीकारा गया। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा के लिए इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य में हिंदी क्या है। आखिर हिंदी तो हमारे देश की राजभाषा है, लेकिन दुनिया में इसका क्या जलवा है? दुनिया में इसका क्या जलवा है? ध्यान दीजिएगा, हिंदी बोलने में एकदम हलवा है, इसीलिए तो दुनिया में इसका जलवा है। कैसे? विश्व में हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। याद रखिएगा, जो हिंदी है ना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। क्लियर? याद रखिएगा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों वर्ड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ये तीनों शब्द विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आप इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो आप जानना चाहेंगे दो कौन है? तो दो भाषा कौन है? तो सबसे पहली जो भाषा जो दुनिया में बोली जाती है वो है अंग्रेजी। क्लियर? और दूसरी जो भाषा कौन सी है? वो है चाइनीज मंडारिन लैंग्वेज। और तीसरी जो भाषा है जो दुनिया में सर्वाधिक बोली जाती है वो अपने ही देश की भाषा है, हमारी राज्य की भाषा है हिंदी। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं। और हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भारत में तो बोली जाती है, भारत में जलवा है ही। इसका और कहाँ जलवा है? ध्यान दीजिएगा, नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। फिजी एक देश है छोटा सा, वहां भी बोला जाता है। मॉरिशस में तो ज्यादा लोग रहते हैं भारतीय, मॉरिशस में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं भारतीय, वहां पर भी हिंदी बोली जाती है। त्रिनिदाद यहाँ पर ही बोली जाती है, और सूरीनाम ये देश है, इत्यादि देशों में हिंदी बोली जाती है। और ये देखिए लगभग 10-12 कुल मिला जुला के हो जाएंगे, इतने देशों में बोली जाती है। फिर भी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग भारत में ही हैं, इसलिए हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। या इसे याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, करीब 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। क्या? कितने करोड़ लोग? 60 करोड़ से अधिक लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है 143 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 143 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है। लगभग ये है 143 करोड़। कब तक? 2024 तक, या लगभग मोटी मोटा आंकड़ा है, इतनी जनसंख्या है। लेकिन कितने लोग बोलते हैं? केवल 60 करोड़ बोलते हैं। तो और क्या बोलते हैं सब? क्योंकि क्षेत्रीय जो भाषा है वो सब ज्यादा बोलते हैं। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, भारत में 225 भाषाएं हैं ना पूरा, तो और ज्यादा लोग बोलते हैं। फिर भी 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। याद रखिएगा, कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, विश्व में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई भी जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और हम बढ़ते हैं
अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं हम। हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं। विधा मतलब कि हिंदी साहित्य की जो रचना की जाती है किस किस प्रकार से उसकी रचना होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी विधा है। तो इसमें हिंदी साहित्य में कविता है। क्या है? कविता है, अर्थात ये पद्य रचना है। कविता क्या है? पद्य रचना है। इसमें उसको लय, छंद, ताल संयुक्त रचना होती है। कहानी क्या है? कहानी जानते हैं? कहानी सुनी होंगे, कहानी अपनी नानी से आप लोग, नानी नाना से। तो कहानी, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृतांत। इसके अलावा क्या है? यात्रा वृतांत, ध्यान दीजिएगा, यात्रा वृतांत, क्लियर, और रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, ठीक, एकांकी, ये सभी क्या हैं? एकांकी, डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, ये सभी क्या हैं? हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। इन प्रकार से, अर्थात जो साहित्यिक रचनाएं हैं इनको इस अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ये साहित्य की विधाएं हैं। क्लियर। अब बात करते हैं भक्ति काल में क्या उदय हुआ। तो भक्ति काल में भक्ति काव्य का उदय हुआ। भक्ति काल में जो भक्त लोग थे, भगवान के जो भक्त लोग थे, उन्होंने लय, ताल, छंद युक्त साहित्य की रचना की, जिसको भक्ति काव्य के नाम से जाना गया। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिदामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। इस प्रकार ये सब बनाए गए हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल में प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का यथार्थवादी साहित्य भी आगे बढ़ा। नाटक, निबंध, ये सभी हिंदी साहित्य की क्या है? विधाएं हैं। तो चलिए कुछ आप जीके फैक्ट समझ लीजिए, कुछ आप जीके फैक्ट समझिए यहां से। पद्य रचना कौन कौन सी है? तो रामचरितमानस पता होगा, तुलसीदास ने लिखा है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, तुलसीदास ने इसको लिखा है। कहानी आपको पता है, पंचतंत्र किसकी कहानी है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। अब कहानी में कौन कौन से हैं? क्लास 10th में होंगे तो कहानी आपको पता होगा कौन कौन सी होगी। अब हम क्लास 12th की बात करें, 11th की बात करें हम उसमें, तो बलिदान जो कहानी है वो कहानी है। मंत्र मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। उपन्यास, उपन्यास क्या है? गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंगभूमि, रंगभूमि क्या है? उपन्यास है। नाटक कौन कौन से हैं? नाटक की रचना ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और निबंध, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई निबंध लिखे हैं, ठीक है। और यात्रा वृतांत में ओल्गा से गंगा, केदारनाथ पांडे अर्थात राहुल सिंह स्वांग विद्याधन ने लिखा है। और डायरी, सेवाग्राम की डायरी, मेरे कॉलेज की डायरी, एकांकी राम कुमार वर्मा ने लिखा है। इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। संस्मरण महादेव वर्मा ने भी लिखा है, गिल्लू, याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी क्या लिखा है? अंधेरे नगरी, अंधेरे नगरी नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। और निबंध, निबंध लिखा गया है, क्या पता है? निबंध, एक निबंधकार के नाम आप बता सकते हैं? निबंध तो मित्रता क्या है? मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक निबंध रचना है। क्लियर, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। बात करते हैं हिंदी भाषा को क्या क्या चुनौतियां मिलती हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं इसके आगे जाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी भाषा को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कभी कभी हिंदी भाषा भी दबती है, और कैसे दबती है और कैसे इसका उत्थान होगा तो यह जानते हैं। क्या चुनौतियां हिंदी भाषा को? तो अंग्रेजी का प्रभाव, अंग्रेजी का प्रभाव होने से हिंदी भाषा पर पकड़ लोगों का थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा जलवा इंग्लिश का, इसलिए हिंदी को लोग बोलना थोड़ा अटपटा समझते हैं। हिंदी में को अगर कोई बोलेगा तो समझते हैं एकदम गवार। क्लियर, ऐसा है, ऐसा चलन बढ़ गया है। क्लियर, तो अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा को चुनौती मिली है। शहरी क्षेत्रों में हिंदी बोलने से संकोच करते हैं लोग। तो शहरी क्षेत्र है वहां पर लोग हिंदी बोलने से संकोच करते हैं, और अपने देहात में तो लोग अंग्रेजी बोलने संकोच करते हैं। क्लियर, आपको पता ही होगा यूपी बोर्ड के बच्चे कितना इंग्लिश जानते हैं।
तो ये क्षेत्रीय होने के नाते ये सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय जो स्कूल है और सब वहाँ पर ज़्यादा हिंदी ट्रेंडिंग में रहता है, जबकि जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसमें इंग्लिश का ट्रेंडिंग ज़्यादा है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा। इन कारण से हिंदी भाषा को चुनौती मिलता है, लेकिन कैसे उभरेंगे इससे, संभावनाएं क्या हिंदी भाषा को उभरने की? तो ध्यान दीजिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री की बढ़ती मांग। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री की मांग को अगर हम बढ़ा दें तो संभावना है कि हम आगे आ जाएंगे हिंदी भाषा को लेकर। हिंदी यूट्यूब, ब्लॉग, फिल्में, वेब सीरीज का विस्तार अगर हो, देखिए यूट्यूब चैनल भारत में जो भी बने हैं सब हिंदी मीडियम के हैं, ब्लॉग हिंदी मीडियम में बनाते हैं, फिल्में, वेब सीरीज ये सब हिंदी में बनती हैं, तो इन सबसे संभावना है कि हिंदी का विकास और तेजी से हो। क्लियर? बात करते हैं सरकारी योजनाओं में हिंदी का प्रयोग यदि हो, यदि सरकारी योजनाओं में क्या सबसे ज़्यादा पहल, सबसे बड़ी पहल यह है कि सरकारी योजनाओं में यदि हिंदी का पहल हो तो क्या होगा, जितने भी सरकारी कोई काम काज हो इसमें हिंदी का पूरा यूज हो तो हिंदी भाषा तीसरे नंबर से कहां पर चली आएगी, पहले नंबर पे आ जाएगी। दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनेगी? हिंदी। कब? जब सभी कार्यालयों में, सभी जगह पर हिंदी का यूज होगा तो हिंदी का जलवा रहेगा हर जगह। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकला, आखिर हमने इतना समझा तो क्या निष्कर्ष निकला, हमने इतना समझा तो निष्कर्ष क्या निकला। तो आइए बात करते हैं क्या निष्कर्ष निकला। तो हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा नहीं है, ये संस्कृति और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हिंदी क्या है? संस्कृति और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अपनी भावनाओं को हम जिसमें अभिव्यक्त करते हैं उसी का नाम तो हिंदी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं हमें गर्व है क्या हिंदुस्तानी होने पर, और हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं। इस बात पर सभी को गर्व होना चाहिए कि हम क्या हैं? हिंदी भाषी हैं। क्लियर? इस बात को आपको गर्व होना चाहिए। हाँ, भले आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी भी आपको आए, सभी भाषा आपको आए, लेकिन फिर भी आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आना चाहिए, और हिंदी सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा। आप बात करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान आप अवश्य दें। क्यों? यदि आप अवश्य योगदान देंगे तो हिंदी पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 भाषा बनेगी। तो आप सभी का क्या योगदान हो ताकि हिंदी विश्व की पहली भाषा बने? आप सभी लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बढ़िया से सीखिए। क्लियर? ऐसा नहीं हो, और वैसे हिंदी मीडियम के बच्चे तो पूरा हिंदी सीख ही रहे हैं, तो इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमेशा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी बरकरार रखें। क्लियर? हिंदी भाषा को भी सीखते रहें। अब आइए हम 10 MCQs करते हैं। जो आपने अभी पढ़ा, आपने जो अभी पढ़ा उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इसका एक थोड़ा सा व्यू यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे हिंदी MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला MCQ क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया कि हिंदी इंडो आर्यन अर्थात भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इंडो आर्यन क्या है? इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या होगा? भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये है इंडो आर्यन। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी की उत्पत्ति मुख्यतः किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति मुख्यतः किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हमने अभी आपको बताया कौन सी है? सौरसेनी। कौन सी अपभ्रंश भाषा है? सौरसेनी से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा की बात हो रहा है, मूल भाषा नहीं कि सबसे प्राचीन भाषा से कैसे कैसे आया, इस बात नहीं हो रहा है। किस अपभ्रंश भाषा से? सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ। आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा शब्दों पर जोर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है, और ये आदि काल में रचा गया, वीरगाथा काल में रचा गया। आदि काल या वीरगाथा काल में रचा गया है, और उस समय युद्धों के बारे में, राजाओं के बारे में जानकारी वर्णन है इसमें वर्णित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 की ओर।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे? तो भक्ति काल के प्रमुख कवि देखिएगा ध्यान से, बिहारी रीतिकाल के हैं, प्रेमचंद्र आधुनिक काल के हैं, जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के हैं, तो बचा कौन? सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, सूरदास जी। और किस शाखा के थे? तो ये थे सगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति के थे, क्योंकि सगुण में भी दो पार्ट है, सगुण में भी दो पार्ट था, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त थे कौन? सूरदास। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दीजिए हमारा आप 7। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बिल्कुल आसान, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं, आधुनिक काल का आरंभ कब माना जाता है? आधुनिक काल का आरंभ सन के अनुसार देखा जाए तो आप देख सकते हैं 1900 ईस्वी में माना जाता है। 1900 ईस्वी से आधुनिक काल को काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट प्रश्न आज के क्लास का, एमसीक्यूज। हिंदी विश्व की कितनी बड़ी बोली जाने वाली भाषा है? तो तीसरी बड़ी बोली जाने वाली भाषा। याद रखिएगा, हिंदी विश्व की कितनी बड़ी, तो आंसर क्या होगा? तीसरी बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। सबसे पहले कौन सा है? यह है अंग्रेजी। सबसे पहली कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। उसके बाद कौन सी है? चीनी भाषा, चीनी मंडारिन, चीनी मंडारिन भाषा। क्लियर? चीनी मंडारिन। उसके बाद कौन भाषा आता है? अपने देश की भाषा हिंदी, पहले नंबर पर, दूसरे पर और तीसरे पर। क्लियर? इस प्रकार आप हिंदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीखें। ऐसे ही डेली जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास मेरे वीडियोस को शेयर करें। और चूंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप मेरे इस ज्ञान को सब जगह फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।